तीन जियोलॉजिस्ट्स अफ्रीकन डेजर्ट में काम कर रहे थे। उनका काम था डायमंड्स और पुरानी रॉक्स ढूंढना। एक दिन उनका रेडार कुछ अजीब डिटेक्ट करता है। जमीन के नीचे कुछ था, एक वॉल्केनिक पाइप जैसी फॉर्मेशन। क्यूरियोसिटी उन्हें रोक नहीं पाई, वो सीधा उस जगह पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था। सोचा अंदर कुछ कीमत की चीज होगी, तोड़ दिया। लेकिन अंदर से जो निकला वो डायमंड्स नहीं था, एक अजीब खौफनाक चीज निकली और तीन के तीन जियोलॉजिस्ट्स वहीं खत्म हो गए। कहानी शुरू होने से पहले ही डेजर्ट ने अपना पहला शिकार कर लिया था। अब सीन बदलता है। एक आदमी है जिसका नाम जैक है। ये बंदा टेक्नोलॉजी और जियोलॉजी दोनों में माहिर है। उसने अपने हाथ से एक पोर्टेबल रेडार बनाया था जो इंसानी बॉडी हीट डिटेक्ट कर सकता था और किसी भी नेचुरल डिजास्टर में डेंजर अलर्ट दे सकता था। एक सीधा साधा दिन था जब उसका बॉस आया और बोला, जैक, अफ्रीका जाना पड़ेगा। तीन जियोलॉजिस्ट्स मिसिंग हैं, कोई खबर नहीं उनकी, जाके पता लगाओ। जैक ने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगली सुबह तैयार हुआ, अपना रेडार बैग में डाला और निकल पड़ा लंबी उड़ान के लिए। काफी लंबी जर्नी के बाद वो अफ्रीकन डेजर्ट में उतरता है। वहां कैरल नाम का एक बंदा उसे रिसीव करता है और रिसर्च कैंप तक पहुंचाता है। कैंप में जैक एक एक से मिलता है। कैरल, मिकी, कर्ट, टाइटस, मैग्डा और सबका लीडर यैन। यैन ने साफ बोल दिया कि वो खुद मिशन पर नहीं जाएगा, कैंप उसकी जिम्मेदारी है। बाकी सब ने सामान बांधा, खाना, फ्यूल, हथियार गाड़ी में रखे और मिसिंग जियोलॉजिस्ट्स को ढूंढने निकल गए। काफी देर की तलाश के बाद उन्हें जियोलॉजिस्ट्स की गाड़ी मिली, लेकिन जियोलॉजिस्ट्स नहीं मिले। जो मिला वो देखना मुश्किल था। तीन इंसान, सिर्फ हड्डियां, मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था उनके जिस्म पर। और ये सब सिर्फ 6 घंटे में हुआ था। कोई भी नॉर्मल चीज इतनी जल्दी किसी इंसान को हड्डियों का ढेर नहीं बना सकती। पास में एक और चीज थी, एक स्टैचू, एकदम चींटी के चेहरे जैसी। सब अंदर से हिल गए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि कोई पागल दरिंदा डेजर्ट में घूम रहा है और उसी ने ये किया होगा। रात आई, सब थके हुए थे, सो गए, लेकिन जैक की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठ के पास के एक ड्यून पर चढ़ गया, थोड़ा सैंड बोर्डिंग करने के लिए वक्त काटने की कोशिश। थोड़ी देर में मिकी भी आ गई। उसने कहा नींद नहीं आई। दोनों बातें करने लगे, हल्की फुल्की बातें। जैक को मिकी में इंटरेस्ट हो रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया अभी। मिक्की थक के चली गई सोने। जैक अकेला खड़ा था तो उसका रेडार बीप करने लगा। एक बड़ी चीज थी जो सीधा उसकी तरफ आ रही थी। उसने साइड में देखा, कुछ था, एक अजीब सा साया घूमता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैक ने आवाज लगाई, कैरल और बाकियों को जगाया। जब सब पहुंचे, कुछ नहीं था, क्रीचर गायब। और उस रात एक और चीज गायब थी, वो हड्डियां जो जियोलॉजिस्ट्स की थीं, वो भी चली गई थी। कोई ट्रेस नहीं। कैरल का गुस्सा जैक पर निकला, बोल दिया, तूने चुराई हैं हड्डियां। जैक ने अपना बचाव किया, उसने कुछ नहीं किया था। तभी रेडार फिर चिल्लाया, कुछ था एक दूने के ऊपर। कैरल बोला, गाड़ी में बैठो, चेज करते हैं। मैग्डा ने रोका, बोली, अंधेरी रात में कुछ पकड़ नहीं पाओगे, सुबह का इंतजार करो। सुबह आई, धुंध शुरू हुई। तभी एक फिगर नजर आई, इंसान जैसी शेप, लेकिन रंग एकदम काला, बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती थी। कर्ट ने गोली चलाई, क्रीचर गायब हो गया। जब वो उस जगह गए, वहां वो हड्डियां थीं जो पिछली रात गायब हुई थीं। अब कन्फ्यूजन ज्यादा हो गया, हड्डियां खुद चलती हैं क्या? टाइटस ने सबको रोका। एक स्टोरी थी जो वो अंदर से दबाए बैठा था। अब वक्त आ गया था सुनाने का। उसने इसोलू का जिक्र किया, एक दास्तान जो उसके गांव में आम थी। इसोलू कोई अकेला दरिंदा नहीं है, ये एक पूरी कॉलोनी है। फ्लैश ईटिंग चींटियां जो इंसानी जिस्म का मांस खा जाती हैं और फिर उनकी हड्डियां अपनी डिस्गाइज के तौर पर यूज करती हैं। इस तरह वो एक बड़ी पावरफुल कोऑर्डिनेटेड चीज बन जाती हैं और इस पूरी कॉलोनी का एक क्वीन होती है। वो ही असली दिमाग होती है, बाकी सब उसकी कमांड पर चलती हैं। इंसानी मांस उसी क्वीन को खिलाया जाता है। टाइटस ने बताया कि बचपन में उसके गांव में एक लड़का मिला था, सिर्फ हड्डियां, कोई मांस नहीं, बिल्कुल इसी तरह। तब से टाइटस के जहन में ये बात थी और अब ये देख के उसे यकीन हो गया, ये वही इसोलू है। बाकी सब ने डिसमिस कर दिया। कोई बोल रहा था, यार ये कहानियां हैं, कोई बोला साइकोपैथ की काम है। टाइटस चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर तो था ही। इतने में गाड़ी ने जवाब दे दिया, इंजन बंद, और ऊपर से टेलीफोन और रेडियो दोनों साइलेंट। कोई सिग्नल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं।
अब ये लोग बिल्कुल अकेले थे उस डेजर्ट में। कोई एक ऑप्शन था। एक पेट्रोल व्हीकल काफी वक्त बाद उस रास्ते से गुजरती थी। सब वहीं रुक गए। इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं था। रात को बारी बारी पहरा देने का फैसला हुआ। टाइटस जाग रहा था, कर्ट सो रहा था स्लीपिंग बैग में। अचानक टाइटस को फील हुआ, कुछ है पास में। उसने कर्ट को जगाने के लिए स्लीपिंग बैग खोला और जो मंजर था अंदर, वो रात के अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। कर्ट अभी जिंदा था, लेकिन इसोलू उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। टाइटस ने आवाज लगाई, लेकिन तब तक क्रीचर ने उसका हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, बिल्कुल मसल दिया। बाकी सब भाग के आए, किसी तरह टाइटस को खींच लिया। मिकी, मैग्डा और जैक उसे गाड़ी में ले गए। कैरल ने हाथ में जो भी था उसी से इसोलू पर वार किया। कुछ फायदा नहीं। ये चींटियां एक साथ मूव करती हैं, गोली उन्हें रोकती नहीं। जैक ने क्विकली सोचा और गाड़ी के चारों तरफ गैसोलीन डाल दिया। कुछ वक्त के लिए इसोलू पीछे हट गया, लेकिन इसोलू इतना भी सीधा नहीं था। वो वापस आ गया। जैक बाहर निकला गैसोलीन और डालने। कैरल साथ था। दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि इसोलू ह्यूमन स्केलेटन्स को एक साथ जोड़ के इंसान जैसी बॉडी बना रहा था, अपनी असली रूप में आ रहा था। अब कोई शक नहीं था, टाइटस जो कह रहा था वो सच था। कैरल ने गन उठाई। जैक ने रोका, बोला बुलेट से कुछ नहीं होगा, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसोलू फिर से डेजर्ट में गायब हो गया, लेकिन वो गया नहीं था, वो सिर्फ वक्त दे रहा था। टाइटस की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, चलना उसके लिए मुश्किल था। प्लान बना कि मैग्डा टाइटस के पास रुकें गाड़ी में और कैरल, जैक और मिकी पैदल कैंप तक जाएं, वहां से काम करती गाड़ी लेके आएं और दोनों को ले जाएं। मुश्किल फैसला था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगली सुबह तीनों निकल पड़े। साथ में जो थोड़ा गैसोलीन बचा था वो ले लिया, जरूरत पड़ सकती थी। कुछ वक्त ही बीता था कि आंधी आ गई। बड़ी, तेज, आंखें बंद करने पर मजबूर करती आंधी। तीनों चिपक के एक जगह बैठ गए। आंधी गई, लेकिन अपने साथ कुछ ले गई। जैक का रेडार खराब हो गया था और जितना गैसोलीन बचा था वो भी बह गया। अब उनके पास बहुत ही थोड़ा था बचा। रात को फिर रुके। नींद आई, लेकिन सुकून नहीं। इसोलू आया और इस बार उसका चेहरा मैग्डा जैसा था। सब समझ गए। मैग्डा और टाइटस जब छोड़े गए थे, इसोलू वहां गया था। दोनों मार दिए गए थे। उनकी हड्डियां अब इसोलू का हिस्सा थीं। कैरल ने जो थोड़ा गैसोलीन बचा था जल्दी से क्रीचर की तरफ फेंका। वो पीछे हटा। एक बार और बच गए, लेकिन अब गैसोलीन भी नहीं था। सुबह एक हल्की सी रेडियो की आवाज आई। तीनों उस आवाज के पीछे गए और जियोलॉजिस्ट्स की पुरानी गाड़ी ढूंढ ली। रेडियो काम करता था। कैंप से कांटेक्ट हुआ। थोड़ा चैन मिला। पास ही एक और चीज थी, मिट्टी का टीला और उसमें एक टनल। अंदर गए तो एक बड़ी एंट नेस्ट थी, बिल्कुल बैरानी पड़ी। जैक ने सब जोड़ दिया। यही इसोलू का पहला घर था। जब जियोलॉजिस्ट्स ने वो माउंट तोड़ा था, उन्होंने घर तोड़ा था। इसोलू तब से बदला ले रहा था और नई जगह ढूंढ रहा था अपनी कॉलोनी के लिए। तभी यान कैंप से आया। उसने दोनों को देखा और सीधा इल्जाम लगाया, तुमने अपने साथियों को मारा। कितना भी समझाओ, वो सुन नहीं रहा था। हाथ गाड़ी से हैंडकफ कर दिए और कैंप की तरफ चलने लगा। रास्ते में कैरल ने मौका देखा, यान को बेहोश कर दिया। खुद छूट गए, यान को हाथ हैंडकफ कर दिया। मिकी को लगा अब कैंप जाएंगे, लेकिन कैरल और जैक ने कहा नहीं, पहले इसोलू का नया घर तोड़ना पड़ेगा, वरना और लोग मारे जाएंगे। नई माइन थी पास में। लोगों को यकीन था वही इसोलू का नया लैर है। कैरल ने एक्सप्लोसिव लिक्विड साथ लिया। तीनों अंधेरे में उतरे। माइन के अंदर चलते चलते इसोलू ने अचानक कैरल पर झपट मारा। कैरल की टांग टूट गई। जैक ने क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट किया। इसोलू एक गड्ढे में गिरा। लगा खत्म हुआ, लेकिन वो नहीं खत्म हुआ। वापस ऊपर आया और कैरल की टांग पकड़ के खींचने लगा। मिकी और जैक ने पूरी ताकत लगा दी कैरल को बचाने में। कैरल ने एक पल में सब समझ लिया, अगर वो नहीं रुका तो दोनों भी इस गड्ढे में जाएंगे। उसने एक्सप्लोसिव लिक्विड अपने हाथ में लिया, दोनों की तरफ एक बार देखा और खुद इसोलू के साथ उस गड्ढे में कूद गया। जोर का धमाका। कैरल गॉन, लेकिन दोस्तों को बचा गया। जैक और मिकी भागने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें एंट क्वीन दिख गई। वही थी असली बॉस। पूरी कॉलोनी उसकी एक इशारे पर चलती थी। चींटियां उन पर टूट पड़ी। मिकी ने चिल्लाया, क्वीन को मार दो, सब खत्म हो जाएगा। जैक के हाथ में एक नाइफ था। उसने क्वीन को मार दिया और सच में वही हुआ। एक एक करके चींटियां गिरने लगीं। कॉलोनी खत्म, लेकिन माइन कैरल की एक्सप्लोजन से हिल चुकी थी,
टूटी हुई छत, गिरते हुए पत्थर। दोनों तेजी से भागे और बाहर निकल गए। एक लम्हा पहले बाहर यान का जिस्म पड़ा था। इसोलू ने उसे भी नहीं छोड़ा था। इस पूरी रात के, इस पूरे तूफान के बाद सिर्फ 2 लोग जिंदा थे, जैक और मिकी। आखिरी सीन में दोनों टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। जैक ने फैसला कर लिया था वो यहीं रहेगा, इस डेजर्ट कैंप में काम करेगा। मिकी का प्लान अलग था। वो आगे बढ़ना चाहती थी, नई जगह, नई शुरुआत। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक किस। कुछ अल्फाज नहीं थे, जरूरत भी नहीं थी। टैक्सी आई और मिकी चली गई। जैक वहीं खड़ा रहा, डेजर्ट को देखता रहा। जो गया सो गया, जो बचा वो जिंदगी थी।